हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में। तो आपका पहला यौगिक है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसका सूत्र है K2Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। देखा ध्यान से। पोटेशियम डाइक्रोमेट चर्म उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण रसायन है। ठीक है, तो जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7, यह चर्म उद्योग के लिए, चमड़े उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण रसायन है। इसका उपयोग कई एजो यौगिकों को बनाने में ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो यूज है वह कई एजो कंपाउंड, ठीक है, एजो यौगिकों को बनाने में ऑक्सीकारक के रूप में इसका यूज किया जाता है। डाइक्रोमेट को सामान्यतः क्रोमेट से बनाया जाता है। ठीक है, तो डाइक्रोमेट को किससे बनाया जाता है? सामान्यतः क्रोमेट से बनाया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं क्रोमेट से। तो इसको बनाने के लिए 3 स्टेप है। ठीक है, डायरेक्ट कोई स्टेप नहीं है कि एक बार में इसको बना लिया जाए। 3 स्टेप फॉलो करने के बाद आपको डाइक्रोमेट प्राप्त होगा। तो देखें ध्यान से, इसको क्रोमाइट अयस्क से बनाया जाता है। ठीक है, क्रोमाइट अयस्क FeCr2O4। FeCr2O4 ये आपका क्रोमाइट अयस्क है। इसको वायु की उपस्थिति में अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में सोडियम या पोटेशियम कार्बोनेट के साथ संगलित किया जाता है। ठीक है, तो वायु की उपस्थिति में सोडियम या पोटेशियम कार्बोनेट के साथ इसका संगलित किया जाएगा, जिससे आपको पहले क्रोमेट प्राप्त होगा। ठीक है, जब क्रोमाइट अयस्क अर्थात FeCr2O4 को वायु की उपस्थिति में सोडियम या पोटेशियम कार्बोनेट के साथ संगलित किया जाता है तो पहले क्या प्राप्त होगा? पहले क्रोमेट प्राप्त होगा। ठीक है, देखें समीकरण। क्रोमाइट को सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया यहाँ पे दी गई है, जिसमें ये आप देखें क्रोमाइट अयस्क है FeCr2O4, यह क्रोमाइट अयस्क है, यह आपका सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट या फिर पोटेशियम कार्बोनेट का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का यूज किया गया है और यह आपकी वायु की उपस्थिति अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति। ठीक है, तो जब इनका आपस में संगलित होंगे, आपस में अभिक्रिया होगी, तो आपको सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त होगा, Na2CrO4 प्राप्त होगा। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। तो इस तरह से यह जो आपका सोडियम क्रोमेट ये जो बना है, यह आपका क्या है? सोडियम क्रोमेट है। यह पीले रंग का विलयन होता है। सोडियम क्रोमेट के पीले विलयन को छान कर, ठीक है, तो यह Na2CrO4 जो आपको मिला, यह पीले रंग का विलयन है। इसको छानते हैं। छानने के बाद इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अम्लीय बना लिया जाता है। Na2CrO4 को H2SO4 के द्वारा, सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा अम्लीय बना लिया जाता है, जिससे नारंगी सोडियम डाइक्रोमेट को क्रिस्टलित कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसको जो आप सल्फ्यूरिक अम्ल से अम्लीय बना लेंगे, जिससे यह जो है, जो पीले रंग का विलयन था, वह नारंगी सोडियम डाइक्रोमेट के रूप में क्रिस्टलित हो जाता है। देखें ध्यान से, यह आपका सोडियम क्रोमेट Na2CrO4 और यह आपका सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन आयन है जो सल्फ्यूरिक अम्ल से मिला है। इसके कारण यह अम्लीय हो जाएगा, जिससे नारंगी रंग का सोडियम डाइक्रोमेट बन जाएगा। Na2Cr2O7 बन जाएगा, नारंगी रंग का सोडियम डाइक्रोमेट बन जाएगा। ठीक है, यह आपका क्रिस्टलित हो जाएगा, जल के साथ इससे जुड़ जाएगा, ये जल इससे जुड़ जाएंगे, जिससे यह क्रिस्टलित हो जाएगा। ठीक, उसके बाद नंबर 3 प्रोसेस में क्या करेंगे? सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है, सोडियम डाइक्रोमेट की विलेयता, यह जो Na2Cr2O7 है, यह सोडियम डाइक्रोमेट की विलेयता पोटेशियम डाइक्रोमेट से अधिक होती है। ठीक है, K2Cr2O7 से Na2Cr2O7 की विलेयता क्या होती है? अधिक होती है। सोडियम डाइक्रोमेट की विलेयता पोटेशियम डाइक्रोमेट से अधिक होती है। इसलिए सोडियम डाइक्रोमेट के विलयन में पोटेशियम क्लोराइड डालकर, पोटेशियम क्लोराइड मतलब KCl डालकर पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि लास्ट में क्या करेंगे? सोडियम डाइक्रोमेट के विलयन में पोटेशियम क्लोराइड डालकर पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त कर लिया जाएगा। तो ध्यान दें, यह आपका समीकरण है, जिसमें देखें यह आपका सोडियम
डाइक्रोमेट है, Na2Cr2O7 है, और ये आपका पोटेशियम क्लोराइड है। ठीक है, तो सोडियम डाइक्रोमेट में आप पोटेशियम क्लोराइड डाल देंगे, जिससे पोटेशियम डाइक्रोमेट का विलयन आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, Na2K2Cr2O7 का विलयन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यह जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है, यह नारंगी रंग के क्रिस्टल हैं, नारंगी रंग के क्रिस्टल के रूप में यह क्रिस्टलित हो जाता है, नारंगी रंग के क्रिस्टल में यह क्रिस्टलित हो जाता है। ध्यान से समझें फिर से, पोटेशियम डाइक्रोमेट आप पढ़ रहे हैं, संक्रमण धातु के यौगिक, संक्रमण तत्वों के यौगिक के बारे में आप पढ़ रहे हैं। आपको बताया जा रहा है पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में, K2Cr2O7 के बारे में। पोटेशियम डाइक्रोमेट चर्म उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण रसायन है। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वह चर्म उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण रसायन है। इसका उपयोग कई एजो यौगिकों के बनाने में ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग जो है कई एजो कंपाउंड को बनाने में ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। डाइक्रोमेट को सामान्यतः क्रोमेट से बनाया जाता है। ठीक है, डाइक्रोमेट को किससे बनाया जाता है? सामान्यतः क्रोमेट से बनाया जाता है। क्रोमाइट अयस्क FeCr2O7, FeCr2O4, FeCr2O4 यह आपका क्रोमाइट अयस्क है। क्रोमाइट अयस्क को जब वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अर्थात वायु की उपस्थिति में सोडियम या पोटेशियम कार्बोनेट के साथ संगलित किया जाता है तो क्रोमेट प्राप्त होता है। समीकरण देखें, यह आपका क्रोमाइट अयस्क है और यह आपका सोडियम कार्बोनेट है। वायु की उपस्थिति में इसको जब आप संगलित करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? क्रोमेट प्राप्त हो जाएगा, Na2Cr4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यह जो सोडियम क्रोमेट प्राप्त हुआ है यह पीले रंग का विलयन होगा। सोडियम क्रोमेट के पीले विलयन को फिर क्या करेंगे? छानेंगे। सोडियम क्रोमेट के पीले विलयन को छानकर उसे सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अम्लीय बना लिया जाता है। ठीक है, तो जो सोडियम क्रोमेट का पीला विलयन बना है उसको छानकर सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा इसको अम्लीय बनाते हैं, जिससे नारंगी सोडियम डाइक्रोमेट को क्रिस्टलित कर लिया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होगा? नारंगी रंग का सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त होगा, इसको क्रिस्टलित कर लिया जाता है। तो यह आपका सोडियम क्रोमेट है और इसको अम्लीय माध्यम में सल्फ्यूरिक अम्ल से, यह सल्फ्यूरिक अम्ल का हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, इससे आप अम्लीय बनाएंगे जिससे नारंगी रंग का सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त होगा, Na2Cr2O7 प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? सोडियम डाइक्रोमेट की जो विलेयता होती है वह पोटेशियम डाइक्रोमेट से अधिक होती है। सोडियम डाइक्रोमेट की विलेयता पोटेशियम डाइक्रोमेट से अधिक होती है, इसीलिए सोडियम डाइक्रोमेट के विलयन में पोटेशियम क्लोराइड डालकर पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, तो लास्ट में आप क्या करेंगे? सोडियम डाइक्रोमेट के विलयन में पोटेशियम क्लोराइड मिलाएंगे, जिससे आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देखें समीकरण, यह आपका सोडियम डाइक्रोमेट है, इसमें पोटेशियम क्लोराइड आप डालेंगे जिससे आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो जाएगा, K2Cr2O7 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट के नारंगी रंग के क्रिस्टल क्रिस्टलित हो जाते हैं। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट के नारंगी रंग के क्रिस्टल क्या होते हैं? क्रिस्टलित हो जाते हैं। जलीय विलयन में क्रोमेट तथा डाइक्रोमेट का अंतरा रूपांतरण होता है। ठीक है, जलीय विलयन में क्रोमेट और डाइक्रोमेट का क्या होता है? अंतरा रूपांतरण होता है, जो विलयन के पीएच पर निर्भर करता है। ठीक है, जलीय विलयन में क्रोमेट तथा डाइक्रोमेट का अंतरा रूपांतरण होता है, जो विलयन के पीएच पर निर्भर करता है। क्रोमेट तथा डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या समान होती है। क्रोमेट तथा डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? समान होती है। देखिए ध्यान से, यह आपका क्रोमेट है CrO4। ठीक है, और यह आप देख रहे हैं कि पीएच माध्यम में, अम्लीय माध्यम में, ठीक है, यह डाइक्रोमेट में चेंज हो जा रहा है, Cr2O7 में डाइक्रोमेट में चेंज हो जा रहा है। उसी तरह से अगर यह डाइक्रोमेट है और क्षारीय माध्यम है तो यह क्रोमेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जलीय विलयन में क्रोमेट और डाइक्रोमेट का अंतरा रूपांतरण होता है। क्रोमेट डाइक्रोमेट में चेंज होता है और डाइक्रोमेट क्रोमेट में चेंज होता है, और यह किस पर डिपेंड करता है? विलयन के पीएच पर निर्भर करता है कि कौन किस में चेंज होगा। ठीक है, क्रोमेट जो है अम्लीय माध्यम में डाइक्रोमेट में चेंज हो जाता है, जबकि डाइक्रोमेट क्षारीय माध्यम में क्रोमेट में चेंज हो जाता है। फिगर अगर देखें ध्यान से,
तो यह देखें आप फिगर, यह आपके क्रोमेट आयन का फिगर है, ठीक है, CrO4, ठीक है, यह क्रोमियम है, 4 ऑक्सीजन है और जिस पर 2 माइनस चार्ज है। CrO4 2 माइनस 4, यह क्रोमेट आयन का फिगर है। यह आपका डाइक्रोमेट का फिगर है जिसमें Cr2, ठीक है, यह Cr2 हो गए और O7, 3 ऑक्सीजन, 3 6 और 1 7, ठीक है, यह Cr2O7, यह डाइक्रोमेट का फिगर देख रहे हैं जिस पर 2 माइनस चार्ज है, ठीक है। इसमें क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम, ठीक है, बीच आबंध कोण कितना है, 126 डिग्री है, ठीक है। क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम का जो बॉन्ड एंगल है वह कितना है, 126 डिग्री है। क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच की दूरी जो है 179 पिकोमीटर है, ठीक है, 179 पिकोमीटर है, ठीक है। यहाँ पर क्रोमियम ऑक्सीजन के बीच की दूरी आप देख रहे हैं जो 100, ठीक है, 179 पिकोमीटर है। और यहाँ पे आप देखें जो 3 ऑक्सीजन क्रोमियम से जुड़े हैं उसमें क्रोमियम ऑक्सीजन के बीच की दूरी 163 पिकोमीटर है, 163 पिकोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस दोनों में क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। ध्यान से समझें इसको। क्रोमेट आयन CrO4 2 माइनस तथा डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 माइनस की संरचनाएं नीचे दी गई हैं जिसके बारे में हमने आपको बताया। क्रोमेट आयन चतुष्फलकी होता है, ठीक है, यह जो क्रोमेट आयन है यह कैसा है, चतुष्फलकी है, टेट्राहेड्रल है, ठीक है। जबकि डाइक्रोमेट आयन में 2 चतुष्फलकों के शीर्ष आपस में साझेदारी किए रहते हैं। ये 2 चतुष्फलक हैं, इनके जो शीर्ष हैं वे आपस में क्या हैं, साझेदारी किए हुए हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि क्रोमेट आयन तथा डाइक्रोमेट आयन की संरचनाएं नीचे दी गई हैं जिनको हमने आपको बताया। क्रोमेट आयन चतुष्फलकी होता है जबकि डाइक्रोमेट आयन में 2 चतुष्फलकों के शीर्ष आपस में साझेदारी किए रहते हैं, ठीक है, जिसमें क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम आबंध कोण का मान 126 डिग्री होता है। क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम आबंध कोण का मान कितना होता है, 126 डिग्री होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखें ध्यान से। सोडियम तथा पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रबल ऑक्सीकरण कर्मक का कार्य करते हैं, ठीक है। चाहे सोडियम डाइक्रोमेट हो या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट हो, दोनों प्रबल ऑक्सीकरण कर्मक का कार्य करते हैं, ठीक है। सोडियम तथा पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रबल ऑक्सीकरण कर्मक का कार्य करते हैं। सोडियम लवण, ठीक है, सोडियम लवण की जल में विलेयता अधिक होती है, सोडियम लवण की जल में विलेयता अधिक होती है, पोटेशियम, ठीक है, तथा यह कार्बनिक रसायन में ऑक्सीकरण कर्मक के रूप में अत्यधिक प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि सोडियम लवण की जो है जल में विलेयता अधिक होती है, इसीलिए इसको कार्बनिक रसायन में ऑक्सीकरण कर्मक के रूप में इसका अधिक उपयोग किया जाता है, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग आयतन मितीय विश्लेषण में प्राथमिक मानक के रूप में किया जाता है, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो यूज है वह आयतन मितीय विश्लेषण में प्राथमिक मानक के रूप में किया जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं समीकरण को इसके। अम्लीय माध्यम में डाइक्रोमेट आयन की ऑक्सीकरण क्रिया निम्न प्रकार से प्रदर्शित की जा सकती है, ठीक है। अम्लीय माध्यम में डाइक्रोमेट आयन की जो ऑक्सीकरण क्रिया है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। यह आपका डाइक्रोमेट आयन है Cr2O7 2 माइनस, यह आपका 14H+ अम्लीय माध्यम है, ठीक है, या और आपका यह क्रोमियम आयन बन रहा है Cr3+ प्लस C1H2O, ठीक है। तो अम्लीय माध्यम में डाइक्रोमेट आयन के ऑक्सीकरण को आप इस तरह इस समीकरण से प्रदर्शित कर सकते हैं जिसका मानक इलेक्ट्रोड भी 1.33 वोल्ट आता है, ठीक है। आगे देखें। इस प्रकार अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वह आयोडाइड का ऑक्सीकरण आयोडीन में कर देता है। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है आपका K2Cr2O7 जो है वह क्या करता है, आयोडाइड का ऑक्सीकरण आयोडीन में करेगा। देखें यहाँ से समीकरण 6I माइनस चेंज हो रहा है 3I2 + 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट आयोडाइड का ऑक्सीकरण आयोडीन में कर देता है, ठीक है। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फाइड का सल्फर में ऑक्सीकरण कर देता है। देखें यहाँ पे 3H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसका जो है ऑक्सीकरण हो जा रहा है सल्फर में 3S + 6 इलेक्ट्रॉन, 6H+ + 3S + 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अम्लीय
ठीक है। अम्लीय जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फाइड को किस में चेंज कर देता है, सल्फर में चेंज कर देता है। टिन सेकेंड का टिन 4 में, ठीक है, टिन सेकेंड को टिन 4 में चेंज कर देता है। टिन सेकेंड का ऑक्सीकरण किस में कर देता है, टिन 4 में। देखें ध्यान से, Sn2+ है, यह चेंज हो गया Sn4+ में। तो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वह टिन सेकेंड को टिन 4th में चेंज कर देता है। इसके साथ साथ यह आयरन सेकेंड लवण का आयरन 3rd लवण में भी ऑक्सीकरण करता है, ठीक है। Fe2+ को Fe3+ में यह चेंज कर देता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट है वह आयोडाइड का ऑक्सीकरण आयोडीन में, सल्फाइड का सल्फर में, टिन सेकेंड का टिन 4 में, आयरन सेकेंड का लवण का आयरन 3rd लवण में करता है, ठीक है। तो यह उसकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया को दिखाया गया है, ठीक है। अर्ध अभिक्रियाएं निम्न है जिनके बारे में आपने देखा। आगे देखें ध्यान से। संपूर्ण आयनिक अभिक्रिया को पोटेशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया तथा अपचायकों की अपचयन अर्ध अभिक्रिया को जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। अगर आपको संपूर्ण अभिक्रिया आपको प्राप्त करनी है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, संपूर्ण आयनिक अभिक्रिया को पोटेशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया तथा अपचायकों की अपचयन अर्ध अभिक्रिया को जोड़कर आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यह आपका डाइक्रोमेट आयन है, ठीक है, यह अम्लीय माध्यम है, यह फेरस आयन है Fe2+, ठीक है, यह क्रोमियम आयन में और Fe3+ में चेंज हो गया प्लस 7H2O में, ठीक है। तो इस तरह से संपूर्ण आयनिक अभिक्रिया को पोटेशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया तथा अपचायकों की अपचयन अर्ध अभिक्रिया को जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यह था आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में। थैंक यू।